नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना के 75वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारे रचनाकारों की दुनिया वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है या फिर उसका दायरा बहुत ही सीमित है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो देश में मची हलचल से उनका कोई वास्ता नहीं दिखलाई पड़ता है, मानो उस सब से उसका और उसके रचना कर्म से कोई लेना देना ना हो। दरअसल यही अलगाव है जो आज देश को एक भयानक मोड़ पर ले आया है और जिसके चलते समाज उसके प्रति, रचनाकारों के प्रति उदासीन नजर आता है। इस विकट परिस्थिति की तरफ आपका ध्यान खींचते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे कहानी किस मोड़ पर खड़ी है, इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं विभूति नारायण राय, संजीव कुमार और वंदना राग। वरिष्ठ संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को याद कर रहे हैं। और अंत में वरिष्ठ लेखक प्रियदर्शन बताएंगे टेरी ईगल्टन की मशहूर किताब हाउ टू रीड अ पोएम के बारे में। समय के साथ कहानी लेखन का संसार भी बदलता रहता है। कथ्य और शिल्प दोनों के मामले में प्रयोगों का सिलसिला भी जारी रहता है। पिछली सदी ऐसे प्रयोगों से भरी पड़ी है, लेकिन आज क्या हो रहा है? खासतौर पर नए जन माध्यमों के आने और छा जाने के बाद हमारी कहानियां कौन सी शक्ल अख्तियार कर रही हैं? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने लेखक एवं संपादक विभूति राय, आलोचक संजीव कुमार और जानी मानी कथाकार वंदना राग। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। संजीव जी, आपसे शुरू करते हैं। हालांकि रचना की दुनिया कभी स्थिर जड़ तो होती नहीं है, वहां तो लगातार प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक किस्म का ठहराव भी देखने को मिलता है। वही प्रवृत्तियां, वही प्रयोग बार बार दोहराए जाते हैं। आपको क्या लग रहा है, आज कहानियां किस मोड़ पर खड़ी हैं? किस तरह की कहानियों में प्रयोग हो रहे हैं? मुकेश जी, ये जो मोड़ शब्द आपने इस्तेमाल किया है ना, ये मेरा एक प्रिय मेटाफर है। मैं अक्सर इस बात को दोहराता रहा हूँ कि विकास यात्रा अगर बतानी हो तो मोड़ बताने होंगे। ठीक वैसे ही है जैसे कोई एड्रेस आप बताते हैं किसी को, तो आप ये कहते हैं कि आप इस मोड़ से मुड़िए, वहाँ से दाहिने मुड़िए, वहाँ से बाएं मुड़िए। तो ये मोड़ का मेटाफर बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो यात्रा के मेटाफर का हिस्सा है। तो मुझे ये लगता है कि पिछले 20-25 साल में हिंदी कहानी में कोई ऐसा मेजर मोड़ नहीं आया है। आप विषय वस्तु के स्तर पर विविधता देख सकते हैं और विषय वस्तु की विविधता के आधार पर कई बार नई प्रवृत्ति का या नई चीज के आगाज का फैसला भी सुनाया जाता है। पर मुझे हमेशा लगता है कि ये शायद बहुत अच्छा तरीका नहीं है, या यूँ कहिए कि एकांगी तरीका है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाकर बताऊं। कुछ समय पहले हंस में कमल भारती का एक लेख आया था। उसमें उन्होंने नई कहानी के बारे में ये कहा कि नई कहानी में नया क्या हो गया, उसे नई कहानी क्यों कहते हैं? क्या दलित विषय पर कहानियां लिखी जाने लगी? तो फिर नया क्या हुआ? तो नएपन को लेकर उनकी अपनी एक समझ थी कि जब तक विषय वस्तु में कोई ऐसी चीज नहीं जुड़ जाएगी उसे नया नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप नामवर सिंह को पढ़ें तो पाएंगे कि स्ट्रक्चरली वो पूरी कहानी को बदला हुआ देखते हैं उस समय। और स्ट्रक्चरली बदला हुआ देखने में वो कहते हैं कि कहानी की संवेदना किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रही, बल्कि वो कहानी के पूरे शरीर में भर गई। ये एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव था। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोगों ने अपनी बातचीत को विषय वस्तु और कथाकार के स्टैंड, उसके मत तक सीमित कर दिया है, संरचना की बात नहीं करते हैं। जबकि नामवर जी इस मामले में एक विलक्षण आलोचक थे कि वो संरचना की बात कर सकते थे और उसके आधार पर मोड़ों को सुझा सकते थे। तो नई कहानी के संदर्भ में उन्होंने एक मोड़ चिन्हित किया और ये कहा कि साहब, अब तक की कहानी किसी एक बिंदु पर, जैसे योगेंद्र आहूजा एक जगह कहते हैं कि पुरानी कहानियों में वो बिच्छू के पूंछ में उसका विष होता था, कुछ इस तरह से अंत होता था कहानियों का।
तो नामवर जी ने एक तरह से आकर ये कहा कि इन कहानियों का दौर चला गया और अब वो कहानियां हैं जिनकी संवेदना उनके पूरे शरीर में भरी हुई है, द्रवीभूत होकर भर गई है। तो मुझे लगता है कि ये संरचनात्मक बदलाव देखने की जरूरत है, और हिंदी कहानी में इस लिहाज से जो संरचनात्मक बदलाव लेटेस्ट है वो आज से 25-30 साल पहले का है। आज से तकरीबन 25-30 साल पहले 80 के दशक के बिल्कुल आखिर में जिसकी शुरुआत हुई और 90 के दशक में जो परवान चढ़ा, वो संरचनात्मक बदलाव ये था कि कहन की वापसी हुई। कहन जिसको मैं बहुत मोटे तौर पर ओवर्ट नैरेशन कह सकता हूँ, हालांकि मैं कहन शब्द का जिस तरह इस्तेमाल करता हूँ वो ओवर्ट नैरेशन से पूरी तरह नहीं मिलता है, लेकिन समझने के ख्याल से अभी संक्षेप में मैं बस यही कहूँ कि ओवर्ट नैरेशन की वो वापसी थी, कहन की वापसी थी। और दूसरी चीज कि कहानी में प्रक्रिया पक्ष यानी कहानी की शुरुआत और अंत के बीच का हिस्सा बहुत ही विस्तृत हो गया था। जैसे आप किसी जगह के लिए निकले हों और उस जगह पहुंच जाना भर आपका मकसद नहीं हो, पहुंचना तो है ही, लेकिन पहुंच जाना भर आपका मकसद नहीं हो, आप शहर के दूसरे हिस्सों में चक्कर लगाते हुए उस जगह पहुंच रहे हैं। तो हिंदी कहानी ने एक ये संरचनात्मक नयापन अर्जित किया पिछली शताब्दी के आखिरी दशक में, और मुझे लगता है कि अभी वो जारी है, वो ही अभी चल रहा है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ढेरों तरह की कहानियां लिखी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस तरह की कहानी है। आप बिल्कुल प्रेमचंद के दौर की कहानी भी आज के समय में ढूंढ सकते हैं संरचनात्मक दृष्टि से, नई कहानी के दौर की कहानियां ढूंढ सकते हैं, आप 70s की कहानियां भी ढूंढ सकते हैं, और ये कहानियां भी जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ और जिनके प्रतिनिधि कहानीकारों के रूप में मुझे लगता है कि उदय प्रकाश, जिनको शुरुआत के बिंदु पर हम ट्रेस कर सकते हैं, और उसके बाद योगेंद्र आहूजा और मनोज रूपड़ा और देवेंद्र, और इधर के लोगों में आए तो किरण सिंह, वंदना राग, ये तमाम लोग हैं जिनको मैं इनके प्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ। विषय वस्तु का जहां तक सवाल है, बस मैं जोड़ दूं उसमें कि विषय वस्तु का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से कई चीजें ऐसी हैं जो आज ही शामिल हुई हैं कहानी में, वो पहले नहीं हुई थी। उनमें एक बहुत बड़ी चीज है अमान्य और अस्वीकार्य संबंधों को लेकर लिखी गई कहानी। मसलन अभी समलैंगिक संबंधों की कहानियां लिखी जा रही हैं। किंशुक गुप्ता एक नया लेखक है जिसका पूरा संकलन ही इस विषय पर आया है, या इससे पहले स्त्री लेखकों ने ऐसी कई कहानियां लिखी जिनमें वो संबंध जो सामाजिक दृष्टि से निषिद्ध माने जाते हैं उनको सामने रखा। मैं इसके उदाहरण के तौर पर नीलाक्षी की कहानी रंगमहल में नाची राधा और वंदना की कहानी शहादत और अतिक्रमण को पहले भी उद्धृत कर चुका हूं, मैंने इन पर लिखा भी। ये ऐसी कहानियां हैं जो ये कहती हैं कि जो बनी हुई रूढ़ नैतिकता है उसके दायरे में संबंधों को देखना मुश्किल है। ये ट्रेंड इन दिनों ज्यादा बढ़ा है, और मेरा ख्याल है बातचीत में और चीजें निकल कर आएंगी तब मैं। बिल्कुल। तो विभूति जी, मैं आपसे अब ये प्रश्न करना चाहता हूं कि नामवर जी संरचनात्मक बदलाव को देख रहे हैं, संवेदनाओं के विस्तार को देख रहे हैं। कंवल भारती ने जो प्रश्न उठाया नई कहानियों के संदर्भ में कि इसमें नया क्या है, वो मेरे ख्याल से जो सामाजिक विविधता है उसको स्वीकार करने या उसके समावेशीकरण के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हम पिछले 2 दशकों से देख रहे हैं कि किस तरह से महिला विमर्श, नारी विमर्श, स्त्री विमर्श है और दलित विमर्श है, और बाद में चलकर आदिवासी विमर्श भी इसमें जुड़ता है। तो एक प्रवृत्ति को क्या हम इसको चिन्हित कर सकते हैं जो पिछले 2, ढाई, 3 दशकों में हमारे सामने एक जोरदार तरह से स्थापित हुई है, प्रचलित हुई है, स्वीकार्य हुई है। इसके अलावा क्या नई कहानियां हैं तो उसमें क्या नयापन एक बार में आएगा या लगातार आता जा रहा है? अब भी वो नयापन लाने के प्रयोग चल रहे हैं? देखिए, जो संजीव कह रहे थे उसे सुनते हुए मुझे एक बहस याद आ रही थी जो इलाहाबाद में हुई हिंदुस्तानी अकादमी में, जहाँ शैलेश मटियानी ने नामवर जी को देख के पूछा कि भाई ये नई कहानियों में नया क्या है, जहाँ जो प्रस्थान बिंदु आपकी नई कहानियों का है, क्या उसके पहले की सारी कहानियां पुरानी थी या इनमें क्या उसके पहले की कहानियां कहानी नहीं थी? ये बहुत सारे प्रश्न थे जिसको मुझे अभी तक याद है कि नामवर जी बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे थे, फिर थोड़ा इमेजिव करके वो आगे निकल गए।
देखिए, ये तो एक खास तरह के आंदोलन का समय था जब ये नई कहानी शब्द इस्तेमाल हुआ था। उसी के साथ साथ सावित्री और इस तरह की कहानी या कविता, इस तरह के आंदोलन हुए थे। तो वो नई कहानी शब्द जो है, मुझे नहीं लगता कि आज या किसी भी समय वो शब्द कोई बहुत इतना प्रासंगिक है कि हम उसको लेकर के बहस करें। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि देखिए 80-90 का आपने जिक्र किया, संजीव ने भी जिक्र किया कि वो एक खास तरह के विमर्शों का दौर था, और वो विमर्श जो हमारी मुख्य धारा से एक तरह से बहिष्कृत, बहुत सारे विषय वर्जित थे। तो वो स्त्री विमर्श आया, दलित विमर्श आया, और इन सब ने उसे तोड़ा। राजेंद्र यादव का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें होना चाहिए, और वो तोड़ा। अब मुझे लगता है कि शायद अब वो ठहराव हो गया है, वो प्रौढ़ हो गए दोनों विमर्श। अब पहले तो एक फार्मूले के तहत आप पाते हैं कि स्त्री विमर्श की भी कहानियां लिखी गई है और दलित विमर्श की भी कहानियां लिखी, और कई बार वो कहानियां बड़ी नकली लगती थी। कई बार उनमें उस तरह की रचनात्मकता नहीं दिखाई देती थी जिसकी आप मांग करते थे। लेकिन धैर्य के साथ और सहानुभूति के साथ उस तरह की कहानियों का स्वागत हुआ, और वो छपी। हंस में खास तौर से मुख्य रूप स्वरहीन विमर्शों का था। लेकिन अब शायद वो प्रौढ़ हो गई। अब मैं इधर खास तौर से जो स्त्री लेखिकाओं की कहानियां पढ़ रहा हूँ, चाहे वो नीलाक्षी हो, चाहे आप जो एक कस्बे की लड़की के नोट्स वाली लेखिका है अपनी भोपाल की, नीलेश नीलेश रघुवंशी जी। नीलेश की, तो ये सारी अब ये ज्यादा प्रौढ़ तरीके से लिखी जा रही हैं, और इसमें सायास कोई विमर्श नहीं लाया जा रहा। सिर्फ एक चीज जो, अगर हम अपने समकालीन की बात करें, जो मुझे जिस तरह मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, देखिए 2014 के बाद से भारतीय समाज वही समाज नहीं रह गया जो 2014 के पहले था। खास तौर से जो विमर्शों की दुनिया थी, जो वैचारिकता की दुनिया थी, बड़ी तेजी के साथ हमारे अपने लेखक बदले, और बहुत सारी चीजें जिन पर हम बहुत जिन्हें गंभीर होकर के और स्पष्ट तरीके से जिन बातों को हम करते थे, अब उनसे हम बचने लगे। हमसे मेरा मतलब हमारे बहुत सारे लेखक बचने लगे हैं, और जिस तरह के परिवर्तन हमारे समाज में 2014 के बाद हुए हैं, मैं पा रहा हूँ कि बहुत कम लेखक हैं जो उनको पकड़ पा रहे हैं। ज्यादातर उन विषयों की तरफ जब जा रहे हैं तो अमूर्त होने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्वाभाविक है, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। कुछ भय होगा, कुछ लोभ होगा, कुछ कंट्रोवर्सी से बचने का एक वो होगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको अपनी रचनाओं में भी दिख रही है। इधर अगर आप ध्यान से देखें तो काफी काफी बचा करके लिखने वाले लेखकों की संख्या बढ़ी है। तो बहरहाल कुल मिला करके मैं तो ये, अगर हम सिर्फ अपने समकालीन दुनिया तक इस आज की चर्चा को सीमित रखें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह हर समय, हर दशक, हर 2 दशकों के बीच जिस तरह के परिवर्तन होते थे भाषा के स्तर पर, कहन की बात अभी बहुत अच्छा संजीव ने कही, कहन के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर, तो उसी तरह के परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं, और ये बहुत सहज स्वाभाविक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारी शताब्दी है, या हमसे पहले वाली जो 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दियों का समय है, इसमें परिवर्तन बहुत तेज होते हैं, खासतौर से मूल्यों के स्तर पर। तो बहुत सारी चीजें जो वर्जित थी, मसलन होमोसेक्सुअलिटी हो गई, सेम सेक्स मैरिजेज हो गई, तो ये सारी चीजें अब ज्यादा स्पष्ट हो करके, और ज्यादा जिसे आप कह सकते हैं कि एक खास तरह की तेजस्विता के साथ इन सब पर लेखक हमारे लिख रहे हैं। केवल वही बात जो मैंने अभी कही कि 2014 के बाद एक खास तरह आपको बचाव वाली मुद्रा भी दिखाई दे रही है, और शायद 60, 70, 80 के दशकों में जो एक तेज धार हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं होती दिख रही है। जी, तो वंदना जी, बचाव की प्रवृत्ति को क्या एक नए ट्रेंड के तौर पर हम देख सकते हैं? एक नया, ये पूरे हिंदी साहित्य में, और या हो सकता है पूरे भारतीय साहित्य में कहीं कहीं ये हावी हो रहा हो। जो सत्ता का भय है वो रचनाकारों में भी प्रवेश कर गया। क्या इसे रेखांकित किया जा सकता है इस प्रवृत्ति के रूप में? हालांकि ये साहित्य को किस हद तक बदल रहा है ये आप ही लोग बता सकते हैं। नहीं, बचाव की प्रवृत्ति तो नहीं दिखती है। हाँ, कंफ्यूजन की प्रवृत्ति जरूर दिखती है।
इसमें नया क्या है पे एक लाइन बोलना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि संजीव ने जो प्रस्थान बिंदु रेखांकित किया है 90 का और उसके बाद 2000 के बाद की जो कहानियां आई हैं, वहां पे एक टोन सेट हो गया था। तो उस टोन के सेट होने के बाद जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ। तो उसमें विभूति जी ने अभी बताया कि जैसे जो, या संजीव ने भी ये बात कही कि वर्जित विषय जो थे, जो वर्जना की बातें थी समाज में, जो टैबूज थे, उनको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग बहुत मुखर हो गए कहानीकार। तो वो एक नया ट्रेंड है। अगर हम नया ट्रेंड मानना चाहते हैं कि क्या नया है, तो आवाज खुलकर सामने आई है, खासतौर से होमोसेक्सुअलिटी, सेम सेक्स मैरिजेस एंड फ्री मैरिजेस की भी, ओपन मैरिजेस के बारे में भी बहुत सारे लेखक जो हैं जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक तो बात हुई संबंधों और रिश्तों को लेकर, जिसमें स्त्री लेखक जो है वो बहुत खुलकर 2000 के बाद ज्यादा, और मुझे लगता है फेसबुक के आने के बाद जो लोकतांत्रिक स्पेस मिला सबको, तो उसमें सब कुछ बहुत क्वालिटी लेखन का नहीं होते हुए भी स्त्रियों को, और बहुत इस तरह की स्त्रियों को जो घर में बैठी हुई थी, मैं बहुत सारी ऐसी स्त्रियों को जानती हूँ जो प्रॉपर लेखिका टाइप्स नहीं है विद इन कोट्स, लेकिन वो घर में बैठे हुए भी अपने अंतर मन की बातों को, या जो भी उनको लगता था कि उन्हें नहीं मिला है उसके बारे में, वो 70 साल की भी हो सकती हैं, 60 साल की भी हो सकती है, वो उनके बारे में खुलकर लिखने लगी। और कईयों के उनमें अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत लेट एज में जाकर भी उनके एक एक कथा संग्रह आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मैं मानती हूँ। दूसरी बात जो सामाजिक संदर्भ है, विभूति जी जो 2014 से रेखांकित कर रहे हैं कि उसके बाद तो भय तो निश्चित रूप से बहुत सारे लेखकों में आया, एक बात। दूसरी बात, जिनमें भय नहीं था उनके अंदर मुझे लगता है विचारधारा के प्रति कभी उस तरह का कमिटमेंट रहा ही नहीं होगा, या भय भी, जो भयभीत भी हुए उनके अंदर भी बहुत सारी कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता टाइप्स, कि बहुत सारे लोगों ने अपने स्टैंड बदले। और वो जो बचने वाली बात आप कह रहे हैं कि वो सारे लोग बचे नहीं, वो उन्होंने सामाजिक विषयों को बिल्कुल छोड़ दिया, और छोड़कर वो एक दूसरी दुनिया में चले गए जहाँ पे वही एब्स्ट्रैक्ट और जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था सारा एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्राइसिस ही इम्पोर्टेंट हो गई। उसमें कुछ हद तक ये वाली बातें भी आती हैं कि हम अपनी सेक्सुअलिटी को पहचान आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी अस्मिता को सेक्सुअलिटी के माध्यम से देख रहे हैं। ये स्वर बहुत मुखर हुआ है, स्त्री लेखकों के बीच में भी ये स्वर बहुत मुखर हुआ है। लेकिन जो सामाजिक यथार्थ है उससे लोग कटते हुए चलते गए हैं और इस एरिया में घुस गए, ये बात सही है। लेकिन अभी मुझे अचानक ही 2 लेखकों के नाम याद आ रहे हैं, चंदन और मनोज पांडे की स्वर्ण देश की कहानियां, उसका आया है जिसमें पूरी तरह से मेटाफर के आधार पर इस देश की ही कथा कही गई और बहुत ओपनली कही गई है। और चंदन पांडे के तो 2 उपन्यास कहानियों में भी उसकी 3 कहानियां आई थी इस बीच, गांठ और अभी नाम नहीं याद आ रहे, लेकिन उन 2-3 कहानियों में भी मुझे लगा कि उन्होंने बहुत ओपनली, उपन्यास में तो उन्होंने अटैक किया ही है पूरी तरह से, बल्कि उसके ऊपर उनके उपन्यासों पर कलात्मकता के अभाव का और एक रिपोर्टाज की शक्ल में लिखने का भी उनके ऊपर इल्जाम लगा है। और इसके बावजूद जो बचने वाली बात है वो टेंडेंसी दिखती नहीं है। यहाँ पर एक और वनमाली ने एक अंक निकाला था, पता नहीं आप लोग देख पाए या नहीं, उसमें युवा कथाकारों की कहानियां थी। युवा से मेरा मतलब सचमुच युवा 20 प्लस 35 से कम उम्र के कथाकारों की। तो उसमें भी मुझे ये ट्रेंड दिखा कि वो युवा भी स्टैंड ले रहे थे, अपने समय सापेक्ष बातें कर रहे थे, जिसमें समय सापेक्ष से मेरा मतलब है कि क्रिटिकल हो रहे थे अपने समय को लेकर। एक कैफी, संजीव जी को पता नहीं याद है, कैफी करके एक यंग लड़के की कहानी आई थी, शिया बटर, जो अपने समय को ही एक मेटाफर के जरिए बता रही थी और बहुत सुंदर कहानी थी। उसके बारे में काफी लोगों ने
टिप्पणी भी की। और इस तरह से मुझे लगता है कि जो स्टैंड ले रहे हैं उस तरह की कहानियां भी आ रही हैं, और हिंदी कहानी का यूनिवर्स बहुत बढ़ चुका है, जिसका इशारा संजीव जी ने भी किया था कि 70 के दशक का भी ट्रेंड दिखाई पड़ता है। कुछ लोग सपाट बयानी में भी जा रहे हैं, कुछ अति कलात्मक हो रहे हैं। तो लोग एक तरह से उस लोकतांत्रिक स्पेस जो अभी मिला है उस फ्रीडम को एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो कुछ ही लेखक है जो 14 के बाद की चीजों को पकड़ रहे हैं। जी संजय जी, अभी सामाजिक यथार्थ की बात की और यथार्थवाद नई कहानियों के साथ काफी जोर शोर से आया था। फिर बाद में ये भी कहानी जाने लगा कि कहानियों का रस कम हो रहा है। यथार्थ को चित्रित करने के चक्कर में जो कहानियों का अपना एक आस्वाद होता है उसमें कमी आ रही है। क्या ये सारा कुछ जो चीजें आ रही हैं, नए नए विषय और रूढ़ियों को तोड़ने का, क्या उसने इन चीजों उस कमी को की भरपाई की है किसी तरह से? देखिए, मैं कमी की भरपाई जैसे शब्दावली में तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिसको हम कथा रस कहते हैं वो भी आपके एक कथा बोध का हिस्सा ही होता है। जब कहानी नए तरह की आती है और आपका स्टोरी सेंस पुराना होता है तो आप उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैंने अनुभव किया कि इधर की बहुत सारी कहानियों के बारे में फेसबुक पर या आमतौर पर बातचीत के क्रम में लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं कि इसमें कहानी कहाँ है। और मैं इसीलिए बार बार स्ट्रक्चर पर जोर देता हूं जिसकी बात नहीं हो पाती है, कि जो आज का कहानीकार है उसके लिए प्रक्रिया पक्ष महत्वपूर्ण है। एक लंबा प्रक्रिया पक्ष, कहानी जहां खत्म होती है वो भी मायने रखता है उसके लिए, लेकिन वो शायद उतना मायने नहीं रखता है जितना कि बीच के ब्यौरे मायने रखते हैं। और ये बीच के ब्यौरों को लेकर टेस्ट डेवलप कर पाना एक सामान्य पाठक के लिए इन दिनों नहीं हो पाया है, ऐसा मुझे लगता है। वो मैं उन सामान्य टिप्पणियों के बारे में कह रहा हूँ। जैसे मैंने अनिल यादव की गौसेवक कहानी के बारे में अक्सर ये सुना दूसरों से, और मैंने उस कहानी के बारे में लिखा भी है, उसके बारे में बोला भी है। मुझे हमेशा ये लगता है कि वो ऐसी कहानी है जिसमें अगर आप तुरंत एक अंत तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके इस आस्वाद तंत्र को वो कहानी संतुष्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस अंत तक पहुंचने से पहले आप खूब भटकें, बहुत सारी चीजों के बारे में जानें, तो वो कहानी आपको संतुष्ट करेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे नई कहानी ने जब क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट और क्लाइमैक्स वाला ढांचा तोड़ दिया उसको। और मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ी सी असहमति रखते हुए विभूति बाबू से, कि ये ढांचा तोड़ा था और यही नई कहानी का नयापन था। पता नहीं नामवर जी क्यों नहीं जवाब दे पाए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नामवर जी ने इस चीज को जितने बेहतर तरीके से चिन्हित किया है उतने बेहतर तरीके से किसी ने चिन्हित नहीं किया, कि उस ढांचे को उसने तोड़ा। और जब तोड़ा तो आप उस कहानी को पढ़ते हुए अचानक बीच में कहीं छूट जाने जैसा अनुभव करते थे। आप निर्मल वर्मा की कहानी से लेकर अमरकांत की कहानी तक, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, दोपहर का भोजन कहानी पढ़ने वाले व्यक्ति को अगर उसका आस्वाद बड़े घर की बेटी वाली कहानी का है तो उसे दोपहर का भोजन कहानी में कोई मायने नजर नहीं आएंगे। उसी तरह जैसे उसको परिंदे कहानी में कोई मायने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों में कहीं कोई अंत नहीं होता है। तो यह जो पुराना बना हुआ आस्वाद तंत्र है वो जब स्वीकार नहीं कर पाता है नई किस्म की चीज को, तो हम कहते हैं कि कहानी में वो स्वाद नहीं रहा। मेरा ख्याल यही है कि आज की कहानियों के बारे में भी अगर वो शिकायत की जाती है तो उसका कारण यह है, और आज की कहानियों में जो आगे बढ़ी हुई कहानियां हैं उनके बारे में ये शिकायत की जाती है। ये बात सही है। मतलब अगर मैं उस कमी की भरपाई वाली शब्दावली में बात करूं तो मैं कहूंगा कि सचमुच उसने भरपाई नहीं की है। अभी भी वो अपने पाठक को उस तरह से उसके पुराने टेस्ट को संतुष्ट नहीं कर सकती है जो पहले की छोटी कहानियां करती थी, और उसे बदलना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल उठ सकता है, और अब मुझे लगता है कि आप जिस तरह के कठिन सवाल करते हैं आप तुरंत ये सवाल मुझसे करेंगे कि अगर पिछले 70 साल में नहीं बदल पाया तो अब क्या बदलेगा लेकिन मैं मुकेश जी के साथ ये जोड़ना चाहता हूं कि यही जो चीज है ना, कि वो पाठक का आस्वाद तंत्र नहीं बदल रहा है, कहानी लोकप्रिय नहीं हो रही है, इसी ने कहानीकार को बहुत सावधान होने से भी दूर रखा है। और मुझे इसीलिए लगता है कि हमारा कहानीकार बहुत संभल कर नहीं लिख रहा है, वो कायर नहीं है, क्योंकि उसको कायर होने की जरूरत नहीं है अपने लेखन में। उसके लेखन की इतनी नोटिस ही नहीं ली जा रही है कि उस पर आपत्तियां उठें और बवाल कटे।
तो वो नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिस दिन उसकी पाठक संख्या बढ़ेगी, वो पॉपुलर डोमेन में ज़्यादा फैलेगा, उस दिन शायद उसका वो हाल होना शुरू हो जो मुर्गन का हुआ, पेरुमल मुर्गन का। तो अभी हिंदी कहानी को इतनी बड़ी पाठक संख्या नहीं मिली है कि सत्ता या सांप्रदायिक ताकतें या प्रतिक्रिया लोग कोई भी नहीं, इसको इस तरह से भी देखते हैं कि सत्ता को चुनौती देने वाली रचनाएं लिखी भी नहीं गई हैं उस तरह से। नहीं, लिखी तो गई हैं। जैसे अभी ही उल्लेख किया वंदना ने, चंदन पांडे के जो दोनों उपन्यास आए हैं एक के बाद एक, इन दोनों उपन्यासों पर तो आप कहिए कि देशद्रोह के कानून में नए बदलाव आए हैं, उन बदलावों को लेकर 7 साल के लिए अंदर किया जाना चाहिए। लेकिन वो साहस के साथ लिख रहे हैं और उन पर उतना अधिक ध्यान भी नहीं है। उसका कारण यही है कि वो एक ऐसी भाषा के लेखक हैं जिस भाषा को बहुत बड़ा पाठक वर्ग नहीं मिला। वो मिल जाता तो चंदन पांडे इस तरह का नहीं लिख पाते। मनोज पांडे के जिस संग्रह की उन्होंने चर्चा की, वो एक राजा और उसकी पूरी रियासत, उसके बहाने बिल्कुल हमारे समय का मेटाफर गढ़ने वाली रचना है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मेटाफर एक अपने आप में तिर्यक माध्यम है। मेटाफर के जरिए जब कोई बात कही जाती है तो वो खुद ही अपना कवच तैयार कर लेता है लेखक। लेकिन चंदन पांडे के उपन्यासों के साथ तो ऐसा नहीं है। उसमें तो बहुत सीधे सीधे वो बातें लिखी गई हैं कि पत्रकारिता के क्या हालात हैं, हिंदुत्ववादी किस तरह की साजिशें कर रहे हैं, कैसे लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दायर हो रहे हैं, और तमाम चीजें उसमें हैं। तो हाँ, लेकिन चंदन पांडे जैसे कितने रचनाकार हैं जो इस तरह से लिख रहे हैं। मतलब एक दो उदाहरण तो हो सकते हैं इतने बड़े हिंदी संसार में, लेकिन विभूति जी जो कह रहे हैं कि बहुत सारे लेखकों ने पाला बदल लिया है, बहुत सारे लेखक चुप हो गए हैं, बहुत सारे लेखक बहुत धीमी आवाज में बोल रहे हैं, ये तो हुआ है, ये तो आप हम सब महसूस कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हंस के 2 अंक मैंने संपादित किए अगस्त और सितंबर 2022 के। वो आज़ादी के 75 साल पर केंद्रित अंक थे। उस अंक की कहानियों, दोनों अंकों की कहानियों और लेखों को आप पढ़ जाइए, और ऑफ कोर्स मैं जोड़ दूं संपादकीय को भी, पढ़ जाइए। आपकी ये धारणा टूटेगी। आप उसमें कुणाल सिंह की कहानी पढ़ेंगे, आप उसमें पंकज मित्र की कहानी पढ़ेंगे, वंदना राग की जो कहानी है उसमें वो निश्चित रूप से इस तरह के विषय पर नहीं है, लेकिन उस कहानी को भी पढ़ेंगे। ये तमाम कहानियां बहुत सीधे सीधे इन चीज़ों पर अटैक कर रही हैं, और उनके लेखों में तो बहुत साफ तौर पर आज के समय का जो संकट है उसको बयान किया गया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर समय अपने समय की चुनौतियों को एड्रेस करने वाली रचनाएं उतनी बड़ी संख्या में नहीं होती हैं। हाँ, निश्चित रूप से समय का संकट जितना गहरा है, हमारी उम्मीदें उतनी ही बड़ी हैं, और इसीलिए हमको अपनी उम्मीदों के सामने वो संख्या कम लगती है। हमें लगता है कि हर रचना वैसी आए, हर रचना उस तरह से उस संकट को एड्रेस करती हुई आए। विभूति जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय और हिंदी साहित्य का दायरा बढ़ा है? ये एक नई चीज हुई है, जिस तरह से नए विषय आ रहे हैं, लेखकों का नए वर्ग, नए वर्ण भी शामिल हो रहे हैं इस रचना संसार में, रचनाकारों की दुनिया में। क्या ये एक प्रवृत्ति के तौर पर इसको हम चिन्हित करें? नए लोग आ रहे हैं, नई अनुभूतियां आ रही हैं, तो वो साहित्य को भी नए तरह से देख रहे हैं, बदल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि 80 और 90 का दशक बल्कि 2000 तक वो मुख्य रूप से विमर्शों की रचना के दशक रहे हैं। विमर्श मुख्य रूप से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श थे, आदिवासी विमर्श में कुछ हद तक आप कह सकते हैं। और उस समय की अगर आप देखें तो वो बहुत सारी रचनाएं आपको किसी फार्मूले के तहत तो लिखी हुई लगती है। उनमें बहुत क्रिएटिविटी का, आप कई बार आप पाएंगे क्रिएटिविटी का अभाव भी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्वीकार किया गया और वो पढ़ा गया, उनकी प्रशंसा की गई, और ये माना गया कि हमको अपने जो हमारा सौंदर्य बोध है उसके हमने बदलने होंगे। और हमने पाया बड़ी तादाद में महिलाएं आई, दलित आए, आदिवासी आए, उन्होंने आकर के लिखा। ये बात संजीव जी की बहुत सही है, और मैं कहूँगा कि वो इसी समय के लिए सही नहीं है कि हमारी कहानियां जो हमारे, या कहानियों से मेरा मतलब हमारी सारी रचनाएं, कविताएं, उपन्यास,
वो जो हमारा शासक वर्ग है, जो सत्ता के शिखर पर बैठा है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। हमारे लेखक पढ़े कम जाते हैं, ये बात तो सही है। और उसमें इसी समय का नहीं, मैं तो सरकारी सेवा में था, जहाँ सांप्रदायिकता पर लिखता रहता था, राज्य के ऊपर खुलेआम लिखता था, लेकिन मैं हमेशा हंसता था कि मुझे सजा इसीलिए नहीं मिलती कि जो सजा देने वाले हैं वो पढ़ते उड़ते नहीं। मैं जो बात कह रहा था कि जो लोगों के बदलने की, वो अभी चंदन पांडे और अभी बहुत सारे जो नए लेखकों का जिक्र किया गया, उनके लिए नहीं, वो तमाम लोग जो साहित्य अकादमी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, जो ज्ञानपीठ के आकांक्षी हैं, जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो सारे लोग बड़ी तेजी के साथ बदले। मैं उनको ध्यान में रख के कह रहा था। निश्चित रूप से जो हमारे अब जब एक दर्जन लेखकों का नाम तो नहीं यहाँ पर ले सकता हूँ, जो बावजूद इसके जो मेटाफर के साथ लिख रहे हैं, और जाहिर है कि रचनात्मकता में तो मेटाफर जरूरी भी है। जी, लेकिन विभूति जी देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अन्य भाषाओं में, जैसे अभी मुरुगन का जिक्र किया, तमिल में, मलयालम में या असम से हमें बार बार खबरें आती हैं कि किसी रचनाकार की रचना पर वहां पर बवाल हो गया है और शासक वर्ग उस पर टूट पड़ा है, उसको जेल में भेज दिया वगैरह वगैरह। वैसा हिंदी के संसार में कुछ होता नहीं दिख रहा है, तो पढ़ने वाले वहां भी उनकी भी संख्या कमी होगी। जी, जिन समाजों की जी, बात कर रहे हैं, वहां पर साहित्य की एक खास हैसियत शासक वर्गों में भी है। आप कभी महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जो पुस्तक मेले होते हैं, या बंगाल में, और जो यात्राएं निकलती है, पुस्तक दिल्ली या इस तरह की यात्राएं, आप पाएंगे वहां का जो प्रभु वर्ग है, वो हिंदी समाज के वर्गों से भिन्न आचरण करता है। तो ये मुरुगन, अच्छा मुरुगन भी एक अपवाद है। ऐसा नहीं कि सारे तमिल लेखकों के खिलाफ आंदोलन हो गया, उन्हें छोड़ के अपना शहर भागना पड़ा, ऐसा नहीं है। इस तरह के कुछ अपवाद हमारे यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये एक सही बात जो संजीव कहने से मुझसे सहमत हूँ कि बहुत कम पढ़े जाते हैं हमारे लेखक। दूसरी चीज जो इस बहस में मैं आपका ध्यान जिधर आकर्षित करना चाहता हूँ, देखिए खास तरह का लोकतांत्रिकरण ये हुआ है जब से ये सोशल मीडिया आया है, खासतौर से फेसबुक है या इस तरह के यूट्यूब है, तो इनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग, बावजूद इसके कि वह संपादन का अभाव है, मुझे लगता है कि विभूति जी से हमारा संपर्क थोड़ा सा टूट गया है। तो वंदना जी, मैं आपके पास आता हूँ। तो फिर आखिरकार क्या हम कुछ जो नयापन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पिछले लगभग आधे घंटे से, वो नाकाम साबित हो रहे हैं? नहीं, नाकाम कैसे? नयापन तो आ ही रहा है। अभी हमने चर्चा की कि किस तरह जो वर्जना के क्षेत्र थे उसमें आवाज मुखर हुई है लेखकों की। तो नयापन तो इसी को हो सकता है कि आज हम उसे नहीं देख पा रहे क्योंकि हम पैरेलली अपना जीवन उसके साथ जी रहे हैं, हम उसे भोग रहे हैं। लेकिन 25 साल बाद वही एक नएपन के रूप में रेखांकित होगा। इससे पहले इस तरह की रचनाएं कहाँ आई थी? अभी उपन्यास ही याद आ रहे हैं क्योंकि अभी सारे मैंने वही पढ़े हैं। नीलेश के उपन्यास की बात हुई, प्रत्यक्षा का उपन्यास आया है, गीताश्री का, ये सारे स्त्री विमर्श को लेकर जिस तरह की बात आई। एक और कहानी इसमें याद आ रही है मुझे, कोटे वाली लड़की। इस तरह की कहानी आज से 25 साल पहले नहीं लिखी जाती थी। कोटे वाली लड़की जो मतलब बहुत सारे नए लेखक आए हैं, दलित महिला लेखक मैं कहना चाहती हूँ, उनके बारे में भी एक शब्द कि भाई वो भी अपनी आवाज को अपने दलित अस्मिता के साथ एक स्त्री अस्मिता के बोध को भी आगे बढ़ाने वाली कहानी। ऐसा पहले नहीं था, इतनी मुखर आवाजें नहीं आती थी, आप इतना खुलकर दलित स्त्रियां नहीं बोलती थी अपने बारे में। इसी तरह मुझे लगता है मुसलमान स्त्रियां वो भी बहुत मुखर होकर पर्दे के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, बहुत इस तरह की बातों को लेकर कहानियां आ रही हैं। और हाल में मुझे नाजिश अंसारी की कहानी एक हंस में ही आई है, और वो भी अपने आप में एक अपने समय को, अपने समाज को रेखांकित करती है, प्रश्नांकित करती है। तो ऐसी कहानियां भी आ रही हैं जो पहले नहीं आ रही थी। कितनी मुसलमान लेखिकाएं थीं, एक तो मुसलमान लेखिकाओं की तादाद बढ़ी है, दलित महिला लेखिकाओं की तादाद बढ़ी है, तो कितनी लेखिकाएं थी ऐसी जो इस तरह से बात को कह पाती थी।
अब बार बार हम लोग उसी बात पे आ जाते हैं कि थोड़ा लोकतांत्रिक स्पेस मिला है महिलाओं को अपनी बात कहने का, और एक और सुविधा सुलभ हुई है कि हमें प्रकाशक मिले। प्रकाशक अब हर किसी को छापना चाहते हैं, महिलाओं को खास तौर से, और वंचित क्षेत्रों की स्त्रियों को भी। ये बात जरूर है कि जिस नएपन की बात आप सामाजिक संदर्भ में चाह रहे हैं, उसके लिए हमें हो सकता है इंतजार करना होगा, लेकिन जो हमारा समाज से एक अंतरधारा का रिश्ता बनता है, उसके बारे में बिल्कुल नई बातें आ रही है, ऐसा मैं मानती हूँ। संजीव जी, क्या हम इसलिए नयापन उतना नहीं देख पा रहे हैं कि शैली में या क्राफ्ट में कोई बहुत ऐसा चौंकाने वाला प्रयोग नहीं हुआ है जो एकदम से ध्यान खींचे? जैसे कलिकथा वाया बाईपास आया था उस समय, तो लगा कि ये तो नया बिल्कुल प्रयोग हो गया है। इस तरह से कुछ ऐसा नहीं घटित हुआ हाल के दिनों में, वर्षों में, इसलिए हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक तरह का ठहराव है इस मामले में। संरचनात्मक दृष्टि से ठहराव है, और जो मैंने आपसे कहा कि उस दृष्टि से अंतिम बदलाव 90 के दशक में ही आया था, वही अभी तक चल रहा है। लेकिन मैं उसमें ये जोड़ना चाहता हूं कि संरचनात्मक बदलाव ऐसी चीज नहीं है जो रोज बरोज हो या साल दर साल हो। वो सचमुच बहुत लंबे वक्फे में होता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। पर उसके साथ मैं जोड़ना ये चाहता हूं कि हम जिस नएपन की तलाश कर रहे हैं ना, कई बार कुछ नयापन ऐसा होता है जिसको हम अलग से चिन्हित नहीं करते। जीवन में जो नई चीजें शामिल हुई हैं वो कहानी में रिफ्लेक्ट होने लगी, और आप उसको नयापन नहीं कहते अलग से। मैं आपको उदाहरण दूं, मैंने एक समय में मोबाइल के महत्व को या मोबाइल से जो चीजें शामिल हुई हैं हमारे जीवन में, उसको दिखाने वाली 3 कहानियों पर चर्चा की थी। तो उस दौरान मुझे यह महसूस हुआ कि जो चीज हमारी जिंदगी में आ चुकी है, ये कैसे संभव है कि वो कहानी में न दिखे। लेकिन तब कहानी महत्वपूर्ण कब बनेगी? जब उस चीज को दिखलाती हुई कहानी एक तरह से उसकी अनिवार्यता या अपरिहार्यता भी दिखला सके। मसलन अगर मोबाइल फोन है और आप कहानी में लैंडलाइन की जगह किसी को मोबाइल से बात करते हुए दिखला देते हैं, तो ये कोई मोबाइल के जीवन में शामिल होने का नया पहलू नहीं आएगा उससे। लेकिन अगर आप कहानी कुछ इस तरह से करते हैं कि उसमें मोबाइल के आने से क्या बदलाव हुए हैं वो रिफ्लेक्ट हों, तो वो एक नई चीज है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में शामिल हुई और वहां से वो कहानी में शामिल हुई। अगर आप नएपन के रूप में चिन्हित करना चाहेंगे तो ऐसी ढेरों चीजों को चिन्हित कर सकते हैं। पर बात यही है कि मैं अंततः संरचना पर नएपन की बात को इसीलिए लेकर आता हूं कि वो संरचना लंबे समय में बदलती है, और शायद कहानी की विकास यात्रा के पर बात करेंगे तो वो संरचना की ही बात हमको करनी पड़ेगी। और वो तो मेरा ख्याल है कि 90 के दशक में आखिरी बदलाव था। जी, मेरे प्रश्न पर वंदना जी नाम में सिर हिला रही थी, तो मैं जानना चाहूंगा कि उनकी असहमति किस बात पर थी। नहीं, मैं तो कहना चाहती हूँ कि संरचनात्मक प्रयोग भी लोग कर रहे हैं। वो चूंकि बहुत ज्यादा तादाद में लेखक नहीं कर रहा है। 2 बातों से असहमति थी। एक तो ये कि मैं मानती हूँ कि बहुत छोटे छोटे तबके के लेखक, छोटे छोटे जगहों से आने वाले लेखक कुछ कुछ तोड़फोड़ मचा रहे हैं, और कुछ स्थापित लेखक भी मचा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने किया या इन्होंने नहीं किया, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी प्रयोग हो रहे हैं, कहानी में है, भाषा में है, स्ट्रक्चर में है, सब चीज। विषय वस्तु में तो इन्होंने कहा कि है ही, और ये बात सच है, लेकिन वो विषय वस्तु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है या बदलाव ला रही है, वो रेखांकित करना जरूरी है। तो वो भी हमें थोड़े समय बाद ही पता चल पाएगा। अभी तो चूंकि वो मैंने कहा ना कि हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम नई टेक्नोलॉजी के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी ये कोई अनूठी बात नहीं लगती है। लेकिन जब हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, जब उसकी स्टडी होगी तो समझ में आएगा कि हाँ ये एक नया प्रस्थान बिंदु था। एक तो इस बात की, और दूसरी मैं भूल गई आप क्या कह रहे थे। चलिए जब याद आएगा तो बताऊंगी। मैंने ये कहा था कि एक झटका दे, लगे कि ये कुछ चौंकाने वाली बात हुई है क्राफ्ट में। जी, चौंकाने वाली, जैसे जब मुझे याद है, संजीव हमारे सहयात्री रहे हैं तो वो तस्दीक कर सकते हैं इस बात की कि जब
कालिया जी ने वो निकाले थे अंक उसके वागर्थ के पहले और उसके बाद नया ज्ञानोदय के। तो इस बात जो नई पीढ़ी आई थी आज से 20 साल पहले, उसको इसी बात से उसकी लानत मलामत की गई थी कि भाई बहुत चौंकाने वाले लेकर आए हैं ये लोग, बहुत चौंकाने वाली भाषा है और हर समय कहानी में एक चौंकाऊ टाइप का शीर्षक रखते हैं ये लोग, अंत करते हैं ये लोग। तो मतलब चौंकाऊ में उसमें जो आस्वाद की बात थी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो नया पाठक वर्ग, जो एक पीढ़ी तैयार हुई, उसके बीच में जो तोड़फोड़ नहीं हुई कहानी में, और नई कहानी के दौर के बाद एक तरह का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कहानी के पाठकों का, आस्वाद का। तो उसके बाद जो ये नई चीज आई थी, जिसमें उदय प्रकाश ने जो स्टार्टिंग बिंदु वहीं से अगर हम लेते हैं, तो लोगों को ये बहुत चौंकाऊ बात लगी थी। तो चौंकाऊ जो थी वो बहुत क्रेडिटेबल बात नहीं मानी गई थी उस वक्त, ये बात कोई बहुत स्वागत योग्य नहीं मानी गई थी। लेकिन 20 साल में वो उसमें एक स्थायित्व आया, वही चौंकाऊ जो है वो एक अप्रिसिएशन की बात भी बन गई। तो मेरा ये मानना है कि चौंकाऊ कोई हमेशा एक मेलोड्रामा और बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाली प्रवृत्ति से इतर, यदि वो अपने ढब में नहीं है और वो चौंकाऊपन है तो वो स्वागत योग्य है। तो वो नहीं, चौंकाऊपन का दो तरह के होते हैं। एक तो हम टीवी चैनलों में देखते हैं जो 24 घंटे चौंकाते ही रहते हैं हमको, वो चौंकाऊपन अलग है। ये चौंकाऊपन अलग है कि आप कोई रचना पढ़ते हैं और आपको लगता है अरे वाह, ये तो नई बात देखने को मिल गई। मैं उस चौंकाऊपन की बात कर रहा था। हाँ, तो वैसी वो बहुत, अब दो चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो रिस्क टेकिंग है ना, लेखक का रिस्क टेकिंग, वो लेखक के भीतर से तो हमेशा उपजता रहता है। वो चाहता है मैं रिस्क लूं, जो भी मतलब एक सीरियस लेखक होगा वो चाहेगा अरे छोड़ यार, मैं लूंगा, भले ही लूंगी, भले ही मुझे पसंद किया जाए ना पसंद किया जाए। प्रॉब्लम ये हो गई है हमारे समय में, पिछले 10 साल का ट्रेंड मैं बता रही हूँ, कि उस तरह का अगर नयापन आप लाते हैं तो जो संजीव जी कह रहे हैं कि उसका आस्वाद बिल्ड करने के लिए शायद पाठकों को न समय मिला है, न साहित्य, हिंदी साहित्य की अहमियत उसके भीतर रोपी गई है, इसीलिए वो तवज्जो नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ लेखक लिख भी रहे हैं तो कहीं वो पड़ी रहती है, रचनाएं बहुत बाद में कभी हो सकता है पिकअप होती है, ये नहीं हो रहा। लेकिन वो जो नयापन, मैं दूसरा नयापन की ओर इशारा कर रही हूँ, जिसमें स्त्री के नए नए रूपों, उसके संबंधों, उसकी आज़ादी के नए मायनों, उसका विमर्श, वो सारा चीज बहुत अप्रिशिएटेड हो रहा है। तो मतलब मार्केट भी और टीआरपी भी और पाठकों का आस्वाद भी उस ओर चला गया है। इसीलिए जो बहुत आपने कहा सामाजिक यथार्थ नहीं दिखलाई दे रहा, विभूति जी ने भी कहा, जो उस तरह की चीजें आती भी हैं तो पाठक उनसे एंगेज करना नहीं चाहता है, बिकॉज ही डजंट हैव दैट आस्वाद, वो जो बिल्टअप नहीं हुआ है उसके अंदर। तो हो सकता है 15 साल बाद आए, मैं ये मानती जी। तो अंत में मैं संजीव जी वो मोड़ वाली बात फिर से दोहरा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उसको संक्षेप में आप हमारे दर्शकों के लिए रख दें। किस मोड़ पर खड़ी है हिंदी कहानी? देखिए, ये तो आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के ही इस मोड़ को देखा जा सकेगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक पिछला जो मोड़ था जहाँ से कहानी मुड़ी है और जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि उसमें ओवर्ट नैरेशन बहुत बढ़ गया, नैरेटर बहुत वोकल हो गया, बहुत मुखरवाचक दिखलाई पड़ने लगे, वो हिंदी कहानी में एक ऐसा बदलाव था जो बदलाव हमेशा कुछ ना कुछ नयापन संभव करता है। शायद इसको मुझे जब बताना होगा तो मैं अधिक विस्तार में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना कि मुखरवाचक बहुत बोलता है और वो कहानी की कई चीजें कहता है, इसके अलावा कहानी के कई पक्षों पर टिप्पणी भी करता है, कई बार वो कहानी की घटनाओं का भाष्य भी करने लगता है और कई बार वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, कहिए कि वाकपटु तरीके से बातों को रखने की कोशिश करता है।
तो यह जो वाक्पटु, मुखर, भाष्यकार, नैरेटर है कहानी का, इसने पिछले 20-25 सालों में कई नए चेहरे हमारे सामने रखे हैं कहानी के। और आप पाएंगे कि कुणाल के यहाँ वो नैरेटर अलग तरह से कुछ चीज़ों को रख रहा है, वो चंदन पांडे के यहाँ वो नैरेटर अलग तरह से कुछ चीज़ों को रख रहा है, अनिल यादव के यहाँ वो अलग तरीके से रख रहा है, योगेंद्र आहूजा के यहाँ तो बहुत ही अलग तरीके से रख रहा है। प्रवीण कुमार एक नए कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में वो नैरेटर मुखर है और वो ढेर सारे संदर्भों को ले आता है कहानी के भीतर, उनकी घटना के साथ जोड़ते हुए। तो मैं ये कहूँगा कि बदलाव, भले ही मैं ये कह रहा हूँ कि 90 के दशक में आखिरी हुआ था, लेकिन वो बदलाव एक ऐसा बदलाव था जिसने आगे के एक निरंतर नएपन को सुनिश्चित किया है। और हिंदी कहानी में ये नयापन आपको पिछले 20-25 सालों में लगातार, मतलब उस एक स्ट्रक्चर के भीतर वो पुनर्नवा होती रही है, इस रूप में मैं कहना चाहूंगा। मतलब मैं इस मामले में निराशावादी नहीं हूं, मुझे ये नहीं लगता कि कहानी ठहरी हुई है, कहानी में नया कुछ नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल आशावादी हूं, मुझे लगता है कि खूब अच्छी कहानियां आ रही हैं। और उसका कारण यही है कि एक बदलाव भले ही 90 के दशक में आया था, जिसे मैं आखिरी समय कहता हूं उस मोड़ का, लेकिन वो मोड़ ऐसा था जिसके भीतर ढेर सारी गलियों कूचों की गुंजाइश है, और वो गली कूचे जो हैं हिंदी कहानी में लगातार दिख रहे हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि उस मोड़ के बाद कहानी चलती जा रही है, अभी कोई नया मोड़ नहीं आया है? हाँ, उसके बाद वो स्ट्रेट चल रही है, बीच बीच में गलियों में ताका झांकी करती है, लेकिन वो लगभग स्ट्रेट चल रही है। और उसमें ये भी होता है कि बीच में सड़क में जहाँ गड्ढे मिलते हैं वो छलांग मार देती है, बीच में स्पीड ब्रेकर मिलता है वहाँ ठहर जाती है। तो इस रोड पर हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मोड़ नहीं है, वो सीधी सड़क है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। पूर्वोत्तर के राज्यों को आमतौर पर हिंसा और आतंकवाद के संदर्भ में देखने की प्रवृत्ति शेष भारत में रही है। मणिपुर में जारी हिंसा को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है, जबकि हम सब जानते हैं कि मणिपुर की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जबकि उसके बारे में हमारी जानकारियां और भी सीमित हैं। वरिष्ठ संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज स्थानीय जनजातियों पर आई एक किताब के जरिए इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज हम उत्तर पूर्व की ओर चलेंगे। इन दिनों मीडिया में बमुश्किल तमाम, लेकिन यथार्थ में तो काफी देर से उत्तर पूर्व का एक राज्य मणिपुर चर्चा में है। वहां लगभग 1 महीने से हिंसक घटनाएं हो रही हैं और कई दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। 2 समुदायों के बीच एक खूनी संघर्ष चल रहा है। मणिपुर का भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में मूल्यवान स्थान है। सिर्फ परंपरा में ही नहीं, वर्तमान परिदृश्य में भी। उदाहरण के लिए, एक जमाने में जब शास्त्रीय नृत्यों की गिनती कुल 4 तक ही सीमित थी, तो उन 4 में भी एक नृत्य मणिपुरी था। मणिपुर वो जगह है जहाँ के वैष्णव मंदिरों में जयदेव का गीत गोविंद, जो संस्कृत में श्रेष्ठ केली काव्य है, आज भी गाया और नाचा जाता है। मणिपुर से रंग मंच के क्षेत्र में
दो श्रेष्ठ, कम से कम दो श्रेष्ठ कलाकार, निर्देशक रतन थियम, कन्हैयालाल और अभिनेत्री सावित्री आए हैं। तो मणिपुर का बहुत महत्व है। उसी मणिपुर के बगल में अरुणाचल है। जैसा कि हम मणिपुर के बारे में कम जानते हैं, वैसा अरुणाचल के बारे में तो शायद और भी कम जानते हैं। इसलिए मैं बहुत ही प्रीतिकर विस्मय से भर गया जब मैंने राजकमल द्वारा प्रकाशित जोराम यालाम नाबाम की लिखी पुस्तक तानी कथाएं पलटना शुरू किया। ये अरुणाचल के तानी आदिवासी समाज की विश्व दृष्टि पर पुस्तक है। इसमें इस दृष्टि का विवेचन है, उसका भूगोल है और बहुत सारी तानी कथाएं हैं। ऐसा अद्भुत तानी संसार है, इसकी कम से कम मैंने कल्पना नहीं की थी। जोराम यालाम नाबाम ने हिंदी में शिक्षा प्राप्त की है। वो पीएचडी हैं और राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। पर उनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही अचंभे में डालने वाली है। अचंभे में इसलिए कि उन्होंने जो बातें कही हैं इसमें और दर्ज की हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित हैं। कम से कम मुझे इसका अंदाज नहीं था। बिना किसी संगठित धर्म ग्रंथ, मंदिरों, मूर्तियों, गुरु शिष्य और साधु सन्यासी परंपरा के तानी समाज सदियों से किस प्रकार अनुशासित रह सका, पाप पुण्य स्वर्ग नरक की कल्पनाओं में बिना ये कैसे संभव हुआ। उस पेड़ के बारे में जानना ही होगा कि किसने उसे जमीन से जोड़े रखा था, कौन है जो हमारी नसों में दौड़ता फिरता रहता है, यह शरीर कितने पूर्वजों से होकर यात्रा करता हुआ हम तक आया है। वे कोई तो थे जिनके कारण हम हैं, वे नहीं होते तो हम कैसे होते। सृष्टि किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अस्तित्व में जो दिखता है उसका हमसे क्या संबंध है, कहाँ से हम जन्म लेते हैं, प्रेम क्या है, विवाह क्या है, समाज क्या है, अनुशासन क्या है, व्यक्ति की निजता क्या है, सामूहिकता क्या है, उसका क्या महत्व है। क्या प्रत्येक वस्तु में प्राण तत्व है जिन्हें हम जान ही नहीं सकते, उन पर प्रश्न क्यों नहीं करना चाहिए। पशुओं पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार क्या है। ये वो कह रही हैं तानी दर्शन की विवेचना करते हुए। आगे उसके भूगोल की चर्चा करते हुए वो कहती है, चांद के ही इशारे पर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े अपनी अपनी आवाज और भाषा से मौसम की सूचना देते हैं। मुर्गा बांग देकर सुबह होने की सूचना देता है। एक विशेष कीड़ा चिल्लाकर रात हो जाने का संकेत करता है। वह अपनी हलचलों से भूकंपों इत्यादि के आने की सूचना भी देता है। कब धान के बीज मिट्टी में मिलाए जाएं, कब मड़ुआ के बीज बिखेरे जाएं, कब खेतों के लिए जंगलों की कटाई की जाए अथवा कब धान रोपा जाए,
ऐसे अनगिनत कार्यों के सही समय की सूचना वे ही तो चांद की मदद से देते। गंध की भाषा अत्यधिक गहरी होती है। अनेक प्रकार की गंध जीवित भाषा के रूप में भी मौजूद है। इसी से जंगल अपना काम करता है। गंध को जंगल की भाषा कहना ये निरी काव्योक्ति भर नहीं है। इसमें यथार्थ का जो एक बहुत ही विस्मयकारी स्पंदन है, उसको हम सहज देख सकते हैं। इसी से जंगल अपना काम करता है। इस भाषा को समझना जंगल को समझना है। यह प्रकृति और मनुष्य के बीच का संवाद सेतु है। गांव वाले इस कला में आश्चर्य रूप से निपुण होते हैं। कुत्तों को आज भी घासों, पेड़ों, पौधों इत्यादि से मार पूछते बतियाते देखा जा सकता है। जब वे बीमार होते हैं तब वे पेड़ पौधों से ही अपना इलाज ढूंढ लेते हैं। कुछ विशेष प्रकार की घास को खाकर वे स्वस्थ हो जाते हैं इत्यादि। एक पूर्वज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पूर्वज है तानी समाज के, आबो तानी। एक महत्वपूर्ण पूर्वज माने गए हैं। उन पर आधारित अनेक कथाएं मिलती हैं। अन्य तानी कथाओं और आबो तानी की कथाओं में फर्क करना थोड़ा कठिन है। ध्यान से शोध करने पर भी इस अंतर का पता चलता है। आबो तानी अति महत्वपूर्ण पात्र अवश्य हैं, पर उन्हें नायक मानकर पूजने का रिवाज नहीं है। न ही उनके कोई प्रतीक बनाए जाते हैं। क्योंकि उनका नाम और काम ही हमारे सामने कथाओं की शक्ल में मौजूद है, इसलिए उनके रूप आकार को मूर्त देने के लिए मूर्त इत्यादि गढ़ने की जरूरत महसूस नहीं की गई। नायकवाद कहीं भी इस समाज में देखने को नहीं मिलता। उनकी कथाओं में वे कहीं भी अतिमानव या महानतम नायक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किए गए। उनमें अनेक चरित्रगत खामियां भी बेझिझक दर्शाई गई। वो चालाक, धूर्त, स्त्रियों के प्रति कमजोर, चंचल मन वाले और हत्यारे तक भी बतलाए गए। सोचिए, ये एक समाज है जो इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते और जो इस स्वाभाविक ढंग से अपने को प्रकृति से निकट बनाए हुए है और उसके साथ संवाद और सहकार से अपने को सदियों से जीवित और सक्रिय बनाए हुए। बीच बीच में कथाओं में कुछ लोक गीतों के अनुवाद भी हैं। एक अनुवाद सुनिए। हे हवा, तुम अपने तेज बहाव को भूलकर धीरे धीरे बहते हुए ऊपर जाना, बादलों को छूना, फिर मुड़ते हुए तादी मोमिन की तरफ लौट आना। वहां आकाश की शून्यता में खो मत जाना। अपने मंद बहाव का सौंदर्य दिखाओ। मिया तानी और तुम उई तानी भाई भाई हैं, एक हैं, उनकी मदद करना। एक जगह जो भी मुझे मिल नहीं रहा है वो कहाँ है, आकाश की शून्यता और सन्नाटों के आकाश का जिक्र है। ऐसी उक्तियां हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जो बहुत चकित करता है। मैं नहीं जानता कि इससे पहले कभी हिंदी समाज ने, अरुणाचल वगैरह का परिचय तो है, लेकिन उसके एक आदिवासी समाज की ऐसी गहरी प्राकृतिक सानिध्य की जिंदगी
और उसमें रसी बची प्रकृति की ऐसी अथक कविता, जीने की कविता, शब्दों की कविता नहीं, व्यवहार की कविता कम से कम मेरे ध्यान में तो नहीं आई थी। और मैं समझता हूं कि हिंदी लेखकों और पाठकों दोनों को जो राम या लाम ना बाम का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इस समाज का ये दर्शन और उसकी ये अद्भुत लोक कथाएं हमें हिंदी में दी हैं। ये हिंदी को समृद्ध करने जैसी बात है। और जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं या दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो ज़रूर राजकमल से प्रकाशित इस पुस्तक को, तानी कथाएं जो राम या लाम नाबाम की, ज़रूर पढ़ें। मशहूर आलोचक टेरी ईगल्टन की किताब हाउ टू रीड अ पोयम साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में जानी जाती है। ईगल्टन ने इस किताब में ऐसे कई महत्वपूर्ण विचार और प्रविधियों का जिक्र किया है जिनका साहित्यिक जगत में अक्सर चर्चा होता रहता है। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रियदर्शन आज इस किताब के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आलोचना की दुनिया में टेरी ईगल्टन एक बड़ा नाम है, जाना पहचाना। उन्होंने साहित्य की बहुत सारी विधाओं पे और उसके आलोचनात्मक पहलू पे बहुत गहरा काम किया है। उनकी कोशिश खास तौर पर ये देखने की होती है कि किसी रचना को किस तरह पढ़ा जा सकता है, उसके एकाधिक अर्थ कैसे संभव किए जा सकते हैं। उनकी एक छोटी सी किताब है, किताबों की श्रृंखला उनकी बहुत बड़ी है, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है हाउ टू रीड अ पोएम। हाउ टू रीड अ पोएम ये किताब बहुत स्पष्ट ढंग से सिर्फ इस बारे में है कि किसी कविता को कैसे पढ़ा जाए। वो हालांकि इस किताब को लिखने का मकसद बहुत स्पष्ट बताते हैं कि आज की दुनिया में उनको लगता है कि जिसको साहित्यिक आलोचना कहते हैं वो ख़त्म होती जा रही है, उसके औजार पुराने पड़ते जा रहे हैं। अनुभव का अंत जो है वो जितना कवियों और लेखकों पे भारी पड़ रहा है उतना ही आलोचकों के लिए, और उनकी कोशिश एक ऐसी किताब लिखने की है जिसको पढ़ते हुए कविता का मर्म भी समझा जा सके और कविता के बहुत सारे संभव अर्थों तक भी नज़र जा सके। तो वो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि कविता है क्या। वो बताते हैं कि कविता अपने फॉर्म में बिल्कुल शैली पे जाते हैं। वो किन्हीं जिसको हम कहते हैं कि वायवीय सूक्तियों की मदद लेके कविता के बारे में बड़ी बड़ी बात नहीं कहते हैं। वो कविता की संरचना पे बात करते हैं कि कविता कैसे कुछ पंक्तियों के मेल को कहते हैं जो लगातार एक सूत्र में नहीं होती कई बार। यानी हम यहाँ जो छंदोबद्ध कविता की बात नहीं कर रहे हैं, जिन आधुनिक कविताओं का वो जिक्र कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि कई बार उनकी पंक्तियाँ आपको आड़ी तिरछी सब तरह की मिलती हैं, एकदम ठेठ फॉर्म से, जैसे वो बिल्कुल आम पाठक को समझाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन इसी दौरान वो कई गहरी बातें कहते जाते हैं। वो कविता या साहित्य के अलग अलग पक्षों पे भी विचार करते जाते हैं और बताते हैं कि असल में कविता का आलोचना का जो लक्ष्य है वो कविता को ठीक से समझना ही नहीं, वो उसके एक जो अन्यार्थ होते हैं उनको भी सामने लाना है। जैसे वो चर्चा करते हैं कविता में राजनीति की और रेटरिक की, जिसको हम शब्दाडंबर बोलते हैं। दिलचस्प ढंग से याद दिलाते हैं कि शब्दाडंबर जो है, रेटरिक जो है, जिसको आज साहित्य में बुरी चीज़ माना जाता है, जिसको आज बेमतलब की चीज़ कहा जाता है, एक दौर में उसकी बाकायदा पढ़ाई होती थी। कविता का रेटरिक से बहुत गहरा संबंध था, रेटरिक की ट्रेनिंग दी जाती थी। सबसे अच्छे नेता माने जाते थे वो जिनको रेटरिक की बहुत अच्छी समझ थी, जो बहुत अच्छे भाषणों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे बताते हैं कि
शब्दों की अनुगूंज, शब्दों के जो व्यापक प्रथम अर्थ हैं, उनके बाहर जो कविता बसती है, उन अनुगूंजों के भीतर जो चुप सी ध्वनि होती है, वहाँ तक जो कविता है, उसमें कैसे विचारधारा चली आती है, उसमें कैसे समय चला आता है, उसमें कैसे वो बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं जो अनदेखी छुपी सी रहती हैं, इस पे वो बात करते हैं। इस क्रम में वो बहुत सारी कविताओं का उल्लेख भी करते हैं, बल्कि वो एक काम ये करते हैं, ऑडिन की एक कविता लेते हैं और उसकी एक एक पंक्ति की व्याख्या करते चलते हैं, और उस पंक्ति की व्याख्या में ये भी देखते हैं कि ये शब्द पहले क्यों आया, ये बाद में क्यों आया, इस शब्द को अगर पलट देते तो उसके क्या अर्थ होते, या कैसे कुछ अर्थ उससे अलग रह जाते। इसी तरह वो ऐसी और भी कविताएं, D.H. लॉरेंस की एक कविता जो बड़ी मामूली होती है, लगती है, उसकी ध्वन्यात्मकता को पकड़ते हैं, और ध्वन्यात्मकता में जो निहित कविता है वो उसको, उसकी व्याख्या बहुत करीने से करते हैं। तो ऐसी कई कविताएं हैं जिनकी, हालांकि मैं ईमानदारी से स्वीकार करूं कि अंग्रेज़ी कविता की परंपरा में बहुत सारे कवि और बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जिनसे हमारा सीधा परिचय, या कम से कम मेरा सीधा परिचय नहीं है, तो उनको पढ़ने समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये किताब कुल मिलाकर कविता की एक बड़ी समझ, उसके अर्थों की, उसकी अनुगूंजों की एक बड़ी समझ पैदा करती है। वो फॉर्म की बात करती है, वो कविता में विचारधारा की बात करती है, वो ये भी मानती है कि विचार के बिना कोई कविता संभव नहीं है। तो एक तरह से ये किताब कविता पढ़ने की ट्रेनिंग ही नहीं है, कायदे से कविता लिखने का अभ्यास भी है, वो दोनों काम कराती चलती है। इसको पढ़ते पढ़ते ये ख्याल भी आता है कि कविता की समझ कविता को पढ़ने के लिए नहीं, कविता लिखने के लिए भी शायद कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इसमें वो पंक्तियाँ खोज रहा हूँ D.H. लॉरेंस की कविता की, जिनमें ये दिखाई पड़ता है कि कैसे वो एक सामान्य सी बात को एक गहरी कविता में बदल देते हैं। हाँ, ये कविता है D.H. लॉरेंस की, द फीलिंग आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, द फीलिंग आई डोंट हैव, आई वोंट से आई हैव, द फीलिंग यू से यू हैव, यू डोंट हैव, the feeling you would like us both to have, we neither of us have, the feeling people ought to have, they never have, or if people say they have got feelings, you may be pretty sure they haven't got them. So if you want either of us to feel anything at all, you would better abandon all idea of feelings altogether. ये कविता है D.H. लॉरेंस की। इसकी बार बार हथौड़े की तरफ पड़ने वाली चोट को वो उसकी ओर संकेत करते हैं, बताते हैं कि कैसी ये कविता आपको अपने अर्थ की ओर खींचती है। वो ये भी बोलते हैं कि कविता को शब्द दर शब्द पढ़ने के अलावा भी दूसरी तरह से पढ़ने के रास्ते भी हैं। वो ये भी बताते हैं कि बहुत सारी कविताओं में, कविता में फिक्शन कितना हो, फैक्ट कितना हो, कई बार फैक्ट से, तथ्यों से भी कविता बनती है, लेकिन उस कविता की सीमा होती है। कई बार फिक्शन जो है कविता के हाथ से निकल जाता है, तो वो फैक्ट और फिक्शन के बीच के गैप को, सत्य और मिथ्या के अंतराल को, कल्पना और यथार्थ के अंतर को एक कविता कैसे भरती है, कैसे कल्पना को यथार्थ में बदलती है, कैसे यथार्थ को कल्पना में बदलती है, और एक आलोचक कैसे अपनी सजग दृष्टि से इन सबको देख सकता है, इसके बारे में ये किताब है, हाउ टू रीड अ पोएम। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।